हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। मेरा नाम है जय पटेल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए यूट्यूब वीडियो के अंदर। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपका एनवायरमेंटल साइंस का चैप्टर नंबर 4, राइट। तो अभी आपकी जो जीटीयू की एग्ज़ाम है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुकी है, तो उसी चीज़ को ध्यान में लेकर आपके लिए मैं ये वीडियो लेकर आ चुका हूँ, जिसमें हम बात करने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है ग्रीन बिल्डिंग एंड स्मार्ट सिटीज़, राइट। तो ये जो चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी भी है, राइट। तो मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आज का ये जो वीडियो है बस इसे आप एक बार देख लीजिए और उसके बाद ये आपका जो चैप्टर है वो आराम से प्रिपेयर हो जाएगा, राइट। तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आराम से तकिया वकिया लगा के बैठ जाइए, मोबाइल लेकर ईयरफोन लगा के, और इस वीडियो को आराम से देखिए, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले जो है वो आपका है इंट्रोडक्शन, राइट। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ग्रीन बिल्डिंग की सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन बिल्डिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? अ ग्रीन बिल्डिंग इज एन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल बिल्डिंग डिजाइंड कंस्ट्रक्टेड एंड ऑपरेटेड टू मिनिमाइज द टोटल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, राइट। तो यहाँ पर आपको ये एक परिभाषा दिख रही है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ, आप सभी अभी अपनी कॉलेज के फर्स्ट सेम में या तो फिर सेकंड सेम में होंगे, राइट। तो इस केस में जब भी मैं आपको कोई चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस चीज़ को वैसे के वैसे रट लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको रटना नहीं है, चीज़ को समझना है और उसके बाद अपने खुद के शब्दों में उसे लिख कर आना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है, यानी कि जो परिभाषा लिखी हुई है, वहाँ पे आप पेपर में ऐसे सेम टू सेम लिख के आओ, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, लेकिन अर्थ जो है, इसका जो मतलब है वो यहाँ पर बदलना नहीं चाहिए, वही चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है, ठीक है। तो चलिए ग्रीन बिल्डिंग की बात करते हैं। तो ग्रीन बिल्डिंग एक एनवायरमेंटली सस्टेनेबल बिल्डिंग है, ठीक है, यानी कि पर्यावरण के साथ तालमेल में रहने वाली बिल्डिंग, डिजाइन कंस्ट्रक्टेड एंड ऑपरेटेड टू मिनिमाइज द टोटल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। यानी कि एक ऐसी बिल्डिंग जिसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, इस प्रकार से कंस्ट्रक्ट करने की बनाया गया है, जिससे जो एनवायरमेंट के ऊपर होने वाली जो हानियां हैं, जो इम्पैक्ट है, यानी कि एनवायरमेंट के ऊपर होने वाले जो प्रभाव है, ठीक है, नेगेटिव जो इफेक्ट है वो कम हो, ठीक है, आप उसे क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके। तो ऐसी बिल्डिंग बनाना जिससे पर्यावरण को नुकसान कम हो या तो बहुत ही लेश मात्र हो, ऐसी बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग कहा जाता है, राइट। तो मैं आशा रखता हूं कि इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है उद्देश्य, कि एक ग्रीन बिल्डिंग का उद्देश्य क्या होता है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं जब हम बात करते हैं किसी ग्रीन बिल्डिंग के उद्देश्य की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से ये सारे पॉइंट्स मैं आपको समझाता जाता हूँ, आप इस पर ध्यान देते जाइए। सबसे पहले है टू मिनिमाइज द यूज ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर कौन सी एनर्जी की सबसे ज़्यादा यहाँ पे वो बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। यानी कि आप बिल्डिंग इस प्रकार से बनाए, आप अपना घर जो है, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर आप घर का एग्जाम्पल है तो घर इस प्रकार से बनाइए जिससे एनर्जी का जो यूज है, यानी कि ऊर्जा का जो यूज है वो मिनिमाइज हो, वो जितना हो सके उतना कम हो, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी भी एक ऊर्जा हुई, बिजली को हम एक ऊर्जा कहेंगे। तो आपको बिल्डिंग इस प्रकार से बनानी है जिससे कम बिजली खर्च हो, ठीक है। वो कैसे होगा वो हम अभी देखने ही वाले हैं। फिर टू रिड्यूस वेस्ट, पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। यानी कि आपको ऐसा ध्यान रखना है कि आपकी जो बिल्डिंग है जिससे क्या प्रभाव हो कि भाई वेस्ट जो है वो कम हो सके, पर्यावरण को नुकसान यानी कि प्रदूषण जो है वो कम हो सके, और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन यानी कि पर्यावरण का खराब हो जाना, ये सारी चीज़ें जितनी कम हो उतनी अच्छी बात है, और आपको बिल्डिंग को उसी प्रकार से बनाना है इन सभी चीज़ों को ध्यान में लेकर। फिर टू प्रोवाइड मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम टू इंक्रीज एयर फ्लो। तो आपकी बिल्डिंग में ये सिस्टम होनी चाहिए, कौन से सिस्टम, मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम, जिससे बिल्डिंग के आजू बाजू और बिल्डिंग के अंदर भी एयर फ्लो जो है वो बढ़े, ठीक है। फिर टू सिलेक्ट प्रॉपर बिल्डिंग मटेरियल दैट हैज लो टॉक्सिसिटी, यानी कि अच्छा मटेरियल आपको यूज करना चाहिए बिल्डिंग को बनाने के लिए, जिसके अंदर लो टॉक्सिसिटी हो, यानी कि उसके अंदर हानि पहुंचाने के जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे हानि पहुंच सकती है, ठीक है, पर्यावरण को और आपको भी, तो वो सभी मटेरियल में चीज़ें कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी आपको क्या करनी है, ऐसे मटेरियल को चूज करना है बिल्डिंग को बनाने के लिए। फिर टू एनहेंस इंटीरियर लाइटिंग टू रिड्यूस एनर्जी डिमांड एंड टू इंक्रीज विजुअल कंफर्ट। इंटीरियर लाइटिंग को आपको क्या करना है, एनहेंस करना है। यानी कि एनहेंस करने का मतलब क्या है कि आप ऐसी इलेक्ट्रिकल
एलिमेंट्स का यूज़ करें या तो फिर ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का यूज़ करें जिनके माध्यम से जो एनर्जी डिमांड है उसे आप कम कर सके। जैसे कि एलईडी बल्ब होते हैं, तो वो हमारे नॉर्मल बल्ब के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिसिटी कम खाते हैं, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी के जो यूनिट होते हैं वो कम जाते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ बताई जा रही है कि आप जो इंटीरियर लाइटिंग है उसे एनहेंस करें, यानी अच्छे तरीके से उसे अप्लाई कीजिए, ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका बिल कम आए या तो फिर उसका जो यूज़ हो रहा है वो कम हो, ठीक है, उसकी जो डिमांड है उसको रिड्यूस कर सके एंड टू इंक्रीज विजुअल कंफर्ट। और इससे आपका विजुअल कंफर्ट भी बढ़ता है। आपको पता है कि एलईडी जो है वो नुकसानदायक नहीं होता है एज कम्पेयर टू जो हम नॉर्मल बल्ब लाते हैं। नॉर्मल बल्ब के ज़्यादा नुकसान होते हैं और एलईडी जो है वो बिजली भी कम खाता है। तो इससे क्या हो रहा है, एनर्जी रिसोर्सेज भी बच रहे हैं और साथ में आप अपना विजुअल कंफर्ट भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपको देखने में भी वो आरामदायक है, उससे आपको कोई हानि नहीं पहुंच रही है आंखों को। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए जिसके बारे में हमने बात की। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ठीक है, यानी कि कौन कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं एक ग्रीन बिल्डिंग के लिए। तो सबसे पहले है स्ट्रक्चर एफिशिएंसी, फिर आता है एनर्जी एफिशिएंसी, फिर आएगा वाटर एफिशिएंसी एंड देन मटेरियल एफिशिएंसी। तो एक एक करके हम इन सभी चीज़ों को अब डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले कौन सा टॉपिक था, स्ट्रक्चर एफिशिएंसी। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, फंडामेंटल्स की, ठीक है, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट दी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। तो इसमें सबसे पहले क्या है हमारा स्ट्रक्चर एफिशिएंसी। स्ट्रक्चर एफिशिएंसी में क्या लिखा है, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल बिल्डिंग एंड हैज लार्जेस्ट इंपैक्ट ऑन कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस। ये किसका कॉन्सेप्ट है भाई, सस्टेनेबल बिल्डिंग। सस्टेनेबल बिल्डिंग का मतलब होता है टिकाऊ, टिकाऊ बिल्डिंग, जिसका क्या है एंड हैज लार्जेस्ट इंपैक्ट ऑन कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस, यानी कि भाई कॉस्ट में भी ये कम हो और परफॉर्मेंस भी इसकी कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। इट एम्स टू मिनिमाइज द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एसोसिएटेड विथ ऑल लाइफ साइकिल्स, यानी कि भाई हर प्रकार का जीव है, हर प्रकार की जो एनवायरमेंट में यानी कि पर्यावरण में जो चीज़ें हैं उन सभी के ऊपर क्या होना चाहिए, एनवायरमेंटल जो इम्पैक्ट पड़ता है यानी कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, वो जितना हो सके उतना मिनिमाइज हो, उस प्रकार से हमें बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट आपका एनर्जी एफिशिएंसी। तो इसमें क्या दे रखा है, the layout of the construction can be strategized so that natural light pours for additional warmth, यानी कि देखो एनर्जी यानी कि ऊर्जा को एफिशिएंटली किस प्रकार से यूज किया जा सकता है। तो आपको इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन करना है, यानी कि कंस्ट्रक्शन की जो स्ट्रेटेजी है वो इस प्रकार से होनी चाहिए जिससे जो नेचुरल लाइट होती है सूरज की वो आपको सीधी घर में आए, जिससे आपको एडिशनल वार्मथ यानी कि भाई एडिशनल गर्मी मिले। फिर शेडिंग द रूफ विथ ट्रीज ऑफर्स एन इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव टू एयर कंडीशनिंग। तो जो शेड है उसको आप क्या कीजिए, पेड़ पौधे आजू बाजू आप लगाइए, तो इससे क्या होगा कि आपको ठंडी हवा मिलेगी जो कि एयर कंडीशनिंग का काम करेगा, एक नेचुरल एयर कंडीशनिंग का काम करेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये जो है वो आ गया किसमें, आपका एनर्जी एफिशिएंसी में। उसके बाद आता है वाटर एफिशिएंसी। तो इसमें क्या दे रखा है, to minimize water consumption one should aim to use the water which has been collected, used, purified and reused। तो आपको क्या करना है कि भाई पानी जो है उसको भी काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है और उसी के लिए उन्होंने तरीका बता रखा है कि वाटर कैसे यूज़ करना है, कि ऐसा पानी जो इकट्ठा किया गया हो फिर उसका इस्तेमाल किया गया हो और फिर वो इस्तेमाल किया हुआ पानी फिर आपको फिर से प्योरीफाई करना है, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार के जो प्रोसेस यहाँ पे आपको एक सिंपल डायग्राम दे रखा है वैसे, और उसको फिर से यूज़ करना है, ठीक है। तो ये रीयूजिंग की टेक्निक है। ये चीज़ें ऑलरेडी हमने, ये जो रीयूज मतलब ये जो 4 आर होते हैं आपके, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, इन सभी चीज़ों के बारे में 5th चैप्टर में डिस्कशन दे रखी है और वो चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी क्वेश्चन आता है। तो मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो अपलोड कर दिया है 5th चैप्टर पे। तो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी देख लेना ताकि आपको वो क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसके बारे में भी डिस्कशन कर ली। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, मटेरियल एफिशिएंसी। तो मटेरियल एफिशिएंसी में क्या कह रहा है भाई, मटेरियल्स शुड बी यूज्ड दैट कैन बी रिसाइकल्ड एंड कैन जनरेट सरप्लस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ऐसे मटेरियल्स का यूज कीजिए जिनको आप रिसाइकल कर सकते हैं, यानी कि फिर से उसे आप जीवित कर सकते हैं एंड जनरेट सरप्लस अमाउंट ऑफ एनर्जी, और उसमें से आप बहुत सारी अधिकतम मात्रा में ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस आर सोलर पावर। तो इसका एग्जाम्पल दिया है सोलर पावर पैनल्स जो होते हैं, ठीक है। नॉट ओनली दे प्रोवाइड लाइटनिंग बट दे आर ऑल्सो अ यूजफुल एनर्जी सोर्स। वो आपको लाइटनिंग तो प्रोवाइड करते ही करते हैं लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऊर्जा का वो क्या है, स्रोत है। तो यहाँ पर हमने बात कर ली मटेरियल एफिशिएंसी की भी, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वर्ड यूज किया है रिसाइकल।
तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको कहा, वो 5th चैप्टर में सारी चीज़ें अपलोडेड है, आप जाके वहाँ पे देखेंगे तो ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका वेस्ट एंड रिडक्शन। तो इसमें क्या देखो, इट इज प्रोबेबल टू रीयूज रिसोर्सेज। यहाँ पे वही चीज कह रहा है कि रिसोर्सेज को जितना हो सके उतना रीयूज कीजिए। वॉट मे बी वेस्ट टू अस मे हैव अनदर बेनिफिट टू समथिंग एल्स। यानी कि जिस चीज को आप कचरा समझ रहे हैं वो क्या पता किसी दूसरे काम के अंदर काफी ही महत्व चीज साबित हो। ठीक है, तो ये आ गया हमारा वेस्ट एंड रिडक्शन। अब यहाँ पर ये जो थियरी है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसको जानना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो है एक संस्था है जो चलती है, और ये कब इसका उद्घाटन हुआ था, इसकी कब स्थापना हुई थी, वो सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है। द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 2001। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। ये सारी एडिशनल चीजें अगर आप एग्जाम में लिख के आते हैं ग्रीन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट में, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। ठीक है, बाय कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री की कॉन्फेडरेशन के द्वारा इसकी 2001 में स्थापना की गई थी। किसकी? तो ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की। ठीक है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की, IGBC। ओके, the aim of the council is to bring green building movement in India and facilitate India to become one of the global leaders in green buildings about 2015। यानी कि 2015 तक इंडिया को वन ऑफ द ग्लोबल लीडर्स इन ग्रीन बिल्डिंग बनाने के लिए इस संस्था की जो थी वो स्थापना की गई थी। राइट, तो ये भी हमने देख लिया इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के बारे में। अब यहाँ पर इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स जो है वो इंडिया में अलग अलग प्रकार के निकाले गए। तो यहाँ पे उन सभी प्रोजेक्ट्स के नाम दे रखे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं सुजलोन एनर्जी लिमिटेड पुणे, और भी बहुत सारे नाम हैं यहाँ पे। तो मैं सारे नाम यहाँ पर नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये चीज़ आप खुद भी देख सकते हैं। लेकिन हाँ, इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये सारे के सारे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार पढ़ लो, 2-3 नाम याद रख लो, बहुत है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है स्मार्ट सिटीज। तो स्मार्ट सिटीज जो है वो हमारे ग्रीन बिल्डिंग का ही एक आप टॉपिक बोल सकते हैं, उससे रिलेटेड है काफी ज्यादा, इतना ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसके डेफिनेशन को जानना इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम फटाफट से देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, स्मार्ट सिटीज यूज टेक्नोलॉजी। तो पहली चीज है देखो यार, स्मार्ट वर्ड यूज किया है तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी का तो यूज होगा ही। तो यहाँ पर क्या है कि स्मार्ट सिटीज जो होती है वो टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है टू ऑप्टिमाइज रिसोर्स एफिशिएंसी। यानी कि रिसोर्स एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इंटीग्रेट रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन किया जाता है। इंप्रूव वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट को किस तरीके से और सुधारा जाए। इंप्लीमेंट ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ग्रीन बिल्डिंग जो हमने पहले देख लिया। फिर प्लान सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन, ऐसा ट्रांसपोर्टेशन जिससे ओवरऑल पर्यावरण का बैलेंस रहे। मॉनिटर एनवायरमेंटल कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस को मॉनिटर कर सके कि भाई किस प्रकार से वातावरण में बदलाव आ रहे हैं। एंड एनहेंस क्लाइमेट रेजिलियंस, और क्लाइमेट के अंदर जो होने वाले बदलाव है उसको आप क्या कर सके, सही तरीके से मैनेज कर सके। फोस्टरिंग अ मोर सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट अर्बन एनवायरमेंट। तो एक अर्बन एनवायरमेंट जो होता है, सिटी में होने वाला जो एनवायरमेंट होता है, उसको बैलेंस करने के लिए पर्यावरण के साथ टेक्नोलॉजी का आप उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जितनी भी समस्याएं होती हैं पर्यावरण के ऊपर, जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट की हमने बात की, ठीक है, फिर क्लाइमेट कंडीशंस की हमने बात की कि भाई क्लाइमेट में चेंजेस जो आते हैं, वो रिन्यूएबल एनर्जी की बात की। तो इन सभी चीज़ों को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए जब हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, ठीक है, किसी भी सिटी को डेवलप करने के लिए, तो वो सिटी को हम क्या कहेंगे, स्मार्ट सिटी कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको आशा रखता हूँ कि स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा कि किसे कहा जाता है स्मार्ट सिटी। और इसी के साथ आज का ये जो हमारा वीडियो है यहाँ पे एंड होता है। इस चैप्टर को यहाँ पे हमने कवर कर लिया है, बस आराम से अगर आपने इसको देख लिया एंड तक तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। ये चैप्टर में आप काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आ जाओगे और ईएस का पेपर आपका काफ़ी अच्छा जाएगा। और भी सारे चैप्टर्स मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो फटाफट से जाओ प्लेलिस्ट को विजिट करो और उन सभी वीडियोस को आराम से लेटे हुए, बैठे बैठे, जैसे भी आप चाहो देख लो, ताकि आप अपनी एग्जाम के लिए खेलते खेलते तैयारी कर पाओ। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।